सोनम एक मध्यवर्गीय परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। घर में माता पिता, 4 बहनें और एक भाई था। 2 बहनों की शादी हो चुकी थी और सोनम और उसकी छोटी बहन कुंवारी थी। अब रिश्ते में बनने की बारी सोनम की थी। सोनम के लिए कई रिश्ते देखे गए, लेकिन कुछ रिश्ते सोनम को तो कुछ सोनम के परिवार वालों को पसंद नहीं आए, क्योंकि सोनम में सिर्फ एक ही खराबी थी कि वह शरीर से थोड़ी भारी थी। बाकी सोनम देखने में लाखों में एक थी। रिश्ते देखते देखते एक रिश्ता पसंद आया। लड़का मध्य वर्गीय परिवार से था। आर्थिक स्थिति की दृष्टि से तो खानदान सोनम के परिवार से भी दबा हुआ था, लेकिन बाद में विचारों से खानदान सोनम के पिता प्यारेलाल जी को उत्तम लगा। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि लड़का प्यारेलाल जी को पहली नज़र में ही पसंद आ गया। लड़का रंग रूप से जचता था और उससे भी ज़्यादा उसका हुनर देखकर उनकी तो जैसे नज़र ही नहीं हटी। प्यारेलाल जी के बेटे को भी लड़का पहली नज़र में ही जच गया था। लड़के के परिवार में उसके पिताजी, 2 बहन और एक भाई था, जिसमें से एक बहन की शादी हो चुकी थी। कुल मिलाकर 20 से 25 हज़ार घर की आमदनी थी, तो घर का खर्च चलाने में कोई परेशानी नहीं होती थी। प्यारेलाल जी को लड़के के पिता की एक बात मन ही मन बहुत खटक रही थी। वह यह थी कि वह अपनी लड़की की शादी से पहले रोहन की शादी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लड़की रोहन से बड़ी थी। तो उन्होंने बात बात में जयप्रकाश जी से पूछ डाला, एक बात पूछूं, अगर आप बुरा नहीं माने तो। नहीं, आप बोलिए, सामने से जयप्रकाश जी ने कहा। आप बेटे से पहले अपनी बेटी की शादी क्यों नहीं कर रहे हैं, जबकि वह तो रोहन से बड़ी है। तो जयप्रकाश जी ने बड़ी ही विनम्रता से कहा, इन बच्चों की माँ नहीं है। अगर बहू लाने से पहले बेटी को विदा कर देंगे तो हमें खाने की भी मुश्किल हो जाएगी। और दूसरी बात यह भी है कि एक बेटी जाएगी और एक बेटी आएगी तो घर आंगन भी हरा भरा रहेगा। एक लड़की के पिता को भी उनकी बात ठीक लगी। दोनों तरफ से सबसे अच्छा मुहूर्त देखकर सगाई पक्की कर दी गई। सोनम और उसकी माँ भी इस रिश्ते से बहुत खुश थी, ये सोचकर कि लड़का भी बहुत अच्छा है और परिवार भी छोटा है। पैसों का क्या है, हुआ तो आज, नहीं तो कल हो ही जाएगा। ये तो लड़की का अपना भाग्य है। सोनम की माँ और उसके पिताजी ने सोचा, सगाई और शादी के बीच सिर्फ 1 महीने का वक्त था। देखते ही देखते 1 महीना कैसे निकल गया पता ही नहीं चला, और वह शुभ घड़ी भी आ गई जब सोनम को अपना मायका छोड़ ससुराल में बसेरा करना था। लेकिन शादी वाले दिन एक मुश्किल आन पड़ी थी। प्यारेलाल जी के दूर के रिश्तेदार से यह खबर मिली कि आपने सोनम का रिश्ता कहाँ कर दिया है। यह लोग एकदम अच्छे नहीं हैं। मेरी बेटी का घर उनके घर के ठीक बगल में ही है। जयप्रकाश जी का अपनी पत्नी के साथ भी व्यवहार कभी भी अच्छा नहीं रहा। बीमारी की अवस्था में भी वह अपनी पत्नी से काम करवाते थे, यहाँ तक कि उनकी पत्नी इलाज के अभाव में ही चल बसी। उनकी पत्नी को दिल की बीमारी हो गई थी, जिसके इलाज के लिए 2 लाख रुपए लगने थे, लेकिन उन्होंने रुपयों को ज़्यादा महत्व दिया। दोनों बेटियों का भी अपनी माँ के प्रति व्यवहार अच्छा नहीं था। किसी भी काम में मदद नहीं करना और मुंह पर जवाब देना इन दोनों का स्वभाव है। हाँ, एक बात है जो अच्छी है, वह कि सोनम बेटी की शादी जिस लड़के से हो रही है, वह लड़का रोहन बहुत ही भला और नेक दिल इंसान है। यह सब सुनकर प्यारेलाल जी एक बार तो गहरी सोच में पड़ गए कि अब करें तो क्या करें। सारे कार्ड बट चुके हैं, बारात आंगन में आने वाली है। अगर अब रिश्ता तोड़ते हैं तो पूरी बिरादरी में हमारी नाक कट जाएगी। हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, और तो और इन सब का मेरी दूसरी बेटी की जिंदगी पर भी असर पड़ेगा। फिर उसकी शादी में भी अड़चने आएंगी। यही सब उधेड़-बुन में प्यारेलाल जी चक्कर काट रहे थे। तभी सोनम की माँ वहाँ आ गई और कहने लगी, शादी का घर है और आप कोई काम करने की बजाय चक्कर क्यों काट रहे हैं। उन्होंने सारी बात अपनी धर्मपत्नी को बताई। एक बार तो सोनम की माँ भी परेशान हो गई कि क्या करें, लेकिन फिर दोनों ने मिलकर यह तय किया कि जिससे शादी हो रही है वह लड़का ठीक है, तो वह अपनी बेटी के साथ कुछ भी अनैतिक नहीं होने देगा। यह सब सोचकर वह खुशी खुशी बारात के स्वागत की तैयारी में लग गए। सजावट ठीक से हुई या नहीं, केटरिंग वाले अपना काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं, वगैरह वगैरह। देखते देखते शाम हो गई
और बारात दरवाजे पर आ गई और सब बारात के स्वागत में लग गए। विवाह अच्छे से संपन्न हो गया। अब विदाई होनी थी। सोनम की माँ, बहनों और सोनम का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन बेटी को विदा तो करना ही था और समाज की रीति को निभाना ही था। अगले दिन पग फेरे की रस्म थी तो सोनम का भाई सोनम को लेने पहुंच गया। अपनी बहन को लेने के लिए सोनम की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था कि कब उसका भाई आएगा और कब उसे लेकर जाएगा। घर पहुंची नहीं कि माँ के सवालों की बौछार शुरू हो गई। ससुराल में सब कैसे हैं बेटा? सब ठीक तो है ना? तुम्हारा ख्याल तो रखते हैं ना? तू ठीक तो है ना बेटा? तुझे किसी चीज़ की तकलीफ तो नहीं? वगैरह वगैरह। अरे माँ, कल रात ही तो गुजरी है वहाँ, आज सुबह तो तुम्हारे पास आ गई। अच्छा या बुरा समझने के लिए भी तो वक्त लगता है। ठीक कहा बेटी, पर मैं माँ हूँ तो बच्चे की एक पल की दूरी भी बेचैन कर देती है। अच्छा माँ, अब ज़्यादा भावुक मत हो और ना मुझे करो। फटाफट से यह बताओ कि खाने में क्या बनाया है, क्योंकि आपको तो पता ही है कि मैं कितना भी टेस्टी खाना खा लूँ, लेकिन आपके हाथों के बने खाने में जो बात है वह किसी और खाने में नहीं। सब्जी और मिसी रोटी बनाई है, माँ ने कहा। वाह माँ, जल्दी से दे दो, बहुत भूख लगी है। फिर सोनम ने खाना खाया, सबसे जी भर के बातें की। इतने में सुबह से शाम हो गई। फिर रोहन अपने भाई और दोस्तों के साथ सोनम को लेने आ गया। सोनम की माँ और सोनम तो इस तरह रोई जा रही थी जैसे फिर से विदाई हो रही हो। बस अब शुरू होने वाली थी सोनम के दुखों की घड़ी। सुबह सुबह सोनम उठी और ससुराल की पहली रसोई बनाने में लग गई। लेकिन यह क्या, सुबह के 9 बज गए, 10 बज गए और फिर 11 बज गए। अब तो इंतज़ार की इंतहा हो गई। अब सोनम ने अपनी ननंद से पूछा, आज चाची नहीं आएगी क्या? उसकी ननंद ने यह नहीं बताया कि हमने चाची को हटा दिया। सोनम की ननंद ने बहाना बनाते हुए कहा, पता नहीं, शायद बीमार पड़ गई हो। सोनम के हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी थी और उसे काम में लगा दिया गया। उसने सारे बर्तन साफ किए, कपड़े धोए, झाड़ू पोछा लगाया। उसने सोचा भी नहीं शायद दीदी आएगी और कहेगी कि भाभी आप रहने दो, मैं कर लूँगी। अभी तो आपकी मेहंदी का रंग भी नहीं छूटा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वह टस से मस नहीं हुई। वो चुपचाप बैठी बैठी देखती रही। ससुर जी भी चुपचाप बैठकर सब देख रहे थे। ये नहीं कि अपनी बेटी को समझाएं कि जाकर भाभी का काम में हाथ बटा दो। सोनम रोती जा रही थी और काम करती जा रही थी। साथ ही साथ मन ही मन यह भी सोच रही थी कि एक आदमी के 2 चेहरे हो सकते हैं। शादी से पहले तो पापा जी बेटी बेटी करते नहीं थकते थे और आज पहले दिन से ही उन्होंने अत्याचार करना शुरू कर दिया। ननंद ज्यादातर बदमाश होती है, यह तो सुना था, पर ससुर बदमाश हो ऐसा कम होता है। और रही बात रोहन की, वह इन सब से अनभिज्ञ थे, क्योंकि उन्होंने शादी के लिए जो 1 सप्ताह की छुट्टी ली थी वह भी अब खत्म हो चुकी थी। इसलिए वे तो सुबह 9 बजे ही ऑफिस के लिए निकल जाया करते थे। अब यह अत्याचार तो रोज का ही था। रोज वह इसी तरह काम करती रहती और दोनों बाप बेटी चुपचाप देखते रहते। इतना ही नहीं, उसे अपने मायके में फोन तक नहीं करने देते थे। जब भी फोन करने को बोलती तो कहते कि तुम मिस कॉल कर दो, अभी फोन में बैलेंस नहीं है। लेकिन सोनम बहुत स्वाभिमानी लड़की थी, उसे मिस कॉल देना अच्छा नहीं लगता था और जब फोन आता तब भी उसे खुलकर बात करने की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि जहाँ भी जाती ननंद जासूस बनी खड़ी रहती। इसलिए चाहते हुए भी वह अपनी व्यथा किसी से कह नहीं पाती। जब भी माँ पूछती, बेटा तू ठीक तो है ना, वह ऊपरी मन से कह देती, हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक हो ना, घर में सब ठीक है। यह कहकर वह फ़ोन रख देती थी। लेकिन माँ का दिल यह मानने को तैयार नहीं था कि सब ठीक है, क्योंकि एक माँ अपने बच्चों से कितनी भी दूर क्यों ना हो जाए, लेकिन उसकी सिसकियों की आहट पहचान लेती है। और फिर लड़के के पिता के स्वभाव से भी वह वाकिफ थी, इसलिए उसका दिल घबरा रहा था। तो उसने सोनम के बाबूजी से कहा कि मेरा जी बहुत घबरा रहा है, आप कुछ दिनों के लिए सोनम को घर ले आइए, मुझे लग रहा है कि वह कुछ तकलीफ में है। तो सोनम के बाबूजी ने कहा, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, आज तो बहुत रात हो गई है, मैं कल सुबह ही जाकर उसे ले आऊँगा। दूसरे दिन संयोग से रविवार था,
तो सोनम के पिताजी ने सोचा कि फ़ोन बिना किए ही जाता हूँ। आज छुट्टी का दिन है, सभी लोग घर पर ही होंगे, ताकि अचानक जाएंगे तो असलियत का पता चल जाएगा और आज दामाद जी भी घर पर ही मिल जाएंगे तो सारी बात क्लियर हो जाएगी। मन ही मन यही सब सोचते हुए प्यारे लाल जी अपने बेटे के साथ सोनम के ससुराल जा पहुंचे। सबसे पहले सोनम की हालत देखकर उसके पिताजी और भाई हक्के बक्के रह गए और गुस्से से आग बबूला हो गए। सोनम के बिखरे हुए बाल, चेहरे पर पसीना और हाथ में पोछा देखकर सोनम के पिताजी ने चिल्लाकर आवाज दी और कहा, ये क्या हालत बना दी है आपने मेरी बेटी की। मेरी फूल जैसी बच्ची 2 महीने में ही मुरझा गई। आप लोग इससे नौकरों की तरह काम ले रहे हैं, इसलिए जब भी आप लोगों को इससे भेजने को कहो, आप लोग कोई ना कोई बहाना करके मना कर देते थे। वे आप ही थे ना जिन्होंने यह कहा था कि एक बेटी जाएगी और दूसरी बेटी आएगी। हमारे घर तो कुछ काम ही नहीं है, सिर्फ खाना बनाने का काम है। बाकी सब काम के लिए चाची है। हम तो इसे अपनी बेटी बनाकर रखेंगे। क्या हुआ आपके खोखले आश्वासन का? इतना सब होने के बाद भी जयप्रकाश जी अपनी बेशर्मी से बाज नहीं आए और कहा कि चाची है, वह 2-3 दिन से बीमार है, इसलिए नहीं आई है। यह सब सुनते ही सोनम के सब्र का बांध टूट गया और वह एक छोटे बच्चों की तरह रोती बिलखती हुई अपने पिता और भाई के गले लगते हुए बोली, मैंने चुपचाप आज तक आपका और दीदी का अत्याचार सहा है, लेकिन कुछ नहीं कहा। लेकिन आज चुप नहीं रहूंगी। मैं जिस दिन से इस घर में ब्याह कर आई हूँ, उस दिन से कोलू के बैल की तरह सुबह से लेकर रात तक अकेले सारा काम किया है। जब फोन पर बात करने को बोलती तो आप लोग बात नहीं करने देते। जब कहीं मेरे मायके से भी फोन आता है तो दीदी हर वक्त सर के ऊपर खड़ी रहती है। मैं तो अपने दिल की बात रोहन को भी नहीं बता पाई, क्योंकि मैं अगर रोहन जी को सारी बात बताती तो उन्हें यही लगता कि मैं उन्हें परिवार के खिलाफ भड़का रही हूँ। इसलिए अंदर ही अंदर घुटती रही। यहाँ तक कि जब भी मायके जाने की बात बोलती तो यही जवाब मिलता कि क्या कोई फंक्शन है तुम्हारी पीहर में? रोज रोज बेटियों का काम ही क्या है पीहर में? अरे भगवान से डरिए पापा जी। बेटे की दर्द व्यवस्था सुनकर सोनम के पिता ने कहा, बेटी मैं एक पल भी अब तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा। जयप्रकाश जी एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, मैंने अपनी बेटी ब्याही है, बेची नहीं। उसके बाद सोनम के पिताजी ने सोनम से पूछा कि दामाद जी कहाँ हैं। एक बार उनकी भी राय जान लेना जरूरी है कि वह क्या चाहते हैं, क्योंकि इस लाचार और छोटी सोच वाले लोगों के बीच मेरी बेटी के साथ नौकरों का व्यवहार करने के लिए अपनी फूल जैसी बच्ची को नहीं छोड़ सकता। तब सोनम ने कहा, पापा वह कंपनी के काम से 2 दिन के लिए बाहर गए हैं, आज वापसी है, बस आधे घंटे में पहुंच ही जाएंगे। ठीक है बेटा, चल हम बाहर ही इंतजार कर लेते हैं। हमें तो इन लोगों से घिन आने लगी है। करीब 1 घंटे के इंतजार करने के बाद रोहन घर वापस आ गया। आते ही रोहन ने अपने ससुर जी के पैर छुए और साले साहब को नमस्कार किया और पूछा, आप लोग बाहर क्यों खड़े हैं, प्लीज अंदर आइए। तभी सोनम के बाबूजी ने कहा, यह तो आप अपने पिताजी से पूछिए। तब रोहन ने अपने पिताजी से पूछा, क्या बात है पिताजी, आखिर बात क्या है, बताइए, चुप क्यों खड़े हैं, कुछ तो बोलिए। ये क्या बोलेंगे बेटा, मैं बताता हूँ। इनका मुंह ही नहीं है बोलने का। जिस दिन से मेरी बेटी शादी करके आई है उस दिन से आपके पिताजी और बहन दोनों ने मिलकर सोनम को पड़ताड़ना दे रहे हैं। सोनम के आते ही उन्होंने काम वाली चाची को भी हटा दिया और जब सोनम ने पूछा कि चाची क्यों नहीं आ रही तो तुम्हारी बहन कहने लगी, चाची को हटा दिया है क्योंकि एक आदमी का खर्चा भी तो बढ़ गया है। सारा दिन जानवरों की तरह उससे काम करवाते हैं। इतना ही नहीं, कभी फ़ोन पर बात भी नहीं करने देते और जब कभी हम भी फ़ोन करते हैं तो उस समय भी कान लगाकर सारी बातें सुनते रहते हैं। यह बेचारी सारी व्यथा अकेले ही सहती रहती है। ना इसने आपको कुछ बताया और ना हमें बता पाई। आपको कुछ इसलिए नहीं मालूम क्योंकि आप सुबह 9 बजे निकल जाते हो और रात के 11 बजे घर आते हो और रविवार को छुट्टी वाले दिन भी अपनी बहन के लिए लड़के देखने निकल जाते हो। हमें भी यह सब मालूम नहीं चलता, लेकिन जब भी हम सोनम को भेजने की बात करते तो आपके पिताजी बोलते हैं कि आज उसकी ननद आई है, तो कभी उसकी ननद की तबीयत खराब है, वगैरह वगैरह, हर वक्त बहाने बना देते हैं। यह सब सुनकर रोहन को बहुत बुरा महसूस हुआ और उसने सोनम से कहा,
कम से कम तुम मुझे तो बता सकती थी। वैसे तो मुझे भी बहुत बार शक हुआ तुम्हारा मुरझाया हुआ चेहरा देखकर, लेकिन जब भी पूछता तो तुम कहती नहीं, सब कुछ ठीक है। बस अब बहुत हो चुका सोनम, अब तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। पापा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप लालची होने के साथ साथ इतनी छोटी सोच वाले भी हैं। माँ इलाज के अभाव में चल बसी। आपने पैसों के लालच में आकर माँ को भी खो दिया। बीमारी की हालत में भी उनसे काम करवाया। वह कहती रही कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, लेकिन आपने उनकी एक न सुनी। उस समय तो मैं बहुत छोटा था और कुछ कर भी नहीं सकता था, लेकिन अब ऐसा इस घर में कुछ नहीं होगा। मैं सोनम को आपके हाथों बलि नहीं चढ़ने दूंगा। मुझे तो शर्म आती है आपको अपना पिता कहते हुए। और हाँ, जाते जाते एक बात दीदी आपसे भी कहूँगा, कम से कम एक औरत होने के नाते आपको तो अपनी भाभी की मदद करनी चाहिए थी। भगवान ना करे कि जो सोनम के साथ आपने किया, कल आपके साथ भी ऐसा ही हो। सोनम चलो अपना सामान पैक करो, हमें यहाँ नहीं रहना। रोहन सोनम को लेकर अपनी ससुराल चला गया। बाद में रोहन ने किराए पर घर ले लिया और दोनों खुशी खुशी अपनी गृहस्थी चलाने लगे। एक औरत कभी ननद, कभी भाभी, कभी माँ, कभी सास बनती है, लेकिन उन सब रूपों में यह क्यों भूल जाती है कि वह सबसे पहले एक औरत है। और अगर एक औरत ही औरत का सम्मान नहीं करेगी और दूसरी औरत का यूं ही अपमान करती रहेगी, दर्द नहीं समझेगी, तो हम पुरुषों से क्या अपेक्षा कर सकते हैं। ननद को हमेशा याद रखना चाहिए कि आज जो अपनी भाभी के साथ करेगी, कल को उसकी ननद भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार कर सकती है। ननंद और भाभी का रिश्ता तो दोस्ती का रिश्ता होता है, दिल का रिश्ता होता है। उसे प्यार से निभाएं और इस रिश्ते में कड़वाहट ना लाएं। तो दोस्तों, आपको ये भावुक और प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी और कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को छू गया, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।